वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब का बात कर रहा है। अवध लखनऊ को बोला जाता है, तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह, जो 1847 से लेकर 56 तक था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो था अवध को कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया था, ठीक है। और उस समय अवध का जो शासक था वो था वाजिद अली शाह। अवध के बारे में जान लेते हैं। तो अवध का संस्थापक अगर बात करेगा तो शहादत खान था। इसकी उपाधि का नाम बुरहानुल मुल्क था, जो 1722 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव का बात कर रहा है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। कब किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसके अध्यक्ष बात करेगा तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के। तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस ऑप्शन में और दिया है, समझ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 का बात करेगा। लखनऊ अधिवेशन का बात करेगा तो 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार थे। सूरत अधिवेशन सूरत फूट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे गर्म दल नरम दल अलग हो गए थे। ये 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष यहाँ अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के, ठीक है। कांग्रेस का बात कर रहा है तो कांग्रेस का अगर स्थापना का बात करेगा तो 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम ने किया था। कौन किया था? बम्बई के ग्वालियर दास तेजपाल संस्कृत भवन में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो ये बात बंगाल विभाजन के बाद याद रखिएगा कि मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा था आगा खां, और यही जाकर लॉर्ड मिंटो से मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस योजना को डी की वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी की वर्ड प्लान के नाम से किसको जाना जाता है? तो डी की वर्ड प्लान के नाम से माउंट बेटन योजना को जाना जाता है। किसको? माउंट बेटन योजना को डी की वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे। किसके बारे में बात कर रहा है? तो बम्बई दर्पण समाचार पत्र किसका है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा किसका है, वो बाल शास्त्री जाम्बेकर का है, ठीक है। बाल शास्त्री जाम्बेकर का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। यानी प्रथम जो 3 आश्रम थे उनका जो उल्लेख है वो किस उपनिषद में मिलता है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, छंदोग्योपनिषद, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छंदोग्योपनिषद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। स्थल का बात कर रहा है कि हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो याद रखिएगा राखीगढ़ी हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल का बात कर रहा है तो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास कहाँ? तिब्बत था। तो इसका जो राइट आंसर हो दयानंद सरस्वती, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है और इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। कौन बोला था? यानी किस धर्म का मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बौद्ध धर्म। कौन बोला था? बौद्ध धर्म बोला था, ठीक है। बौद्ध धर्म का यह मत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक के किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक ने बहुत अभिलेख लिखे हैं। बोल रहा है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा भब्रू अभिलेख जो है ना, भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। किस मंदिर का बात कर रहा है? तो दशावतार मंदिर का बात कर रहा है। और किस काल में हुआ था? तो याद रखिएगा गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध शासक के बारे में बात कर रहा है। अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई है, ठीक है। प्रसिद्ध शासक थे अमोघ वर्ष। कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में किया गया है इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में। किस में किया है?
कन्नड़ भाषा में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया कि दिल्ली सल्तनत का बात कर रहा है कि किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने चलाया था। कौन चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है। क्या बात कर रहा है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कौन दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। इसके लिए आपको मैप अच्छा से याद रहना पड़ेगा इंडिया का, तभी आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 4। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर कि जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में है। क्या बात कर रहा है? कौन सा घाटी का? जोहार घाटी का बात कर रहा है। तो जोहार घाटी भारत के किस राज्य में है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। क्या बात कर रहा है कि किस प्रकार की जो नदी होती है उनमें जल ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो प्रायद्वीपीय नदी होती है ना हमारी, प्रायद्वीपीय नदी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। प्रायद्वीपीय नदी किसे कहा जाता है? जैसे तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, और इसी के आसपास जो बहने वाली नदी है उसे प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। बात कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी, जो मिट्टी यानी मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट यानी ईंटा बनाने में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। खरीफ फसल का बारे में बात कर रहा है कि उदाहरण उसका नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सरसों, ये कौन सा हो जाएगा? बाजरा जो हो जाएगा, ज्वार जो हो जाएगा, और अरहर जो हो जाएगा। ये तो खरीफ फसल है। जो सरसों है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था। क्या बात कर रहा है? कोल इंडिया का बात कर रहा है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंध में गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित है कौन? एम पुंछी आयोग। ठीक है, याद रखिएगा, पूछिएगा कि एम पुंछी आयोग किससे संबंधित है। वो केंद्र राज्यों से संबंधित है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका गठन कब हुआ था, इसके बारे में बात कर रहा है। 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है, राज्यपाल का पद हमारे कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। याद रखिएगा, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगा यानी राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक होगा, उसकी अध्यक्षता जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन बोलेगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करें कि संसद का जो सत्र आरंभ होता है के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों में अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 6 सप्ताह। कितने? 6 सप्ताह के भीतर। यानी कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं उसका जो अवधि होता है 6 माह होता है। लेकिन उसी बीच कोई भी सत्र चालू हो जाता है तो संसद का कोई भी सत्र चालू होने के बाद उसकी जो अध्यादेश की सीमा जो होती है बस 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना होता है, अन्यथा उसे रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है। बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार हम लोग किस देश से लिए हैं उसका बात कर रहा है। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो उपवर्ग आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया है। क्या बात करें, कौन सा अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो उपवर्ग आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया? तो याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, यानी किस स्तंभ पर थे? इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित है, लिखा गया है, जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो किस? इलाहाबाद स्तंभ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात करें, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, किसमें? प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा क्या, एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके लिए आपको प्रस्तावना को याद करना पड़ेगा, 8-10 लाइन का है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? अधिकार का बात कर रहा है कि कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग मिलाते हैं। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये तो है, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार ये भी है, देश में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार ये भी है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संबंध उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का बात कर रहा है। बोल रहा है कि संबंध उपबंध वर्णन किस संविधान के भाग में दिया गया है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो भाग 5 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? भाग 5 में। सीएजी की चर्चा जो है आर्टिकल बोलेगा तो 148 से लेकर 152 तक में है। कहाँ है? 152 तक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? क्या? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? याद रखिएगा 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? क्या बात कर रहा है कि समाचार पत्र कौन सी सूची में आता है? या संघ सूची, स्वराज सूची या समवर्ती सूची में आता है? इसी के बारे में बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची में आता है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रेमचंद्र द्वारा बहुत सी पुस्तक लिखी गई है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, अब रंगभूमि तो उन्हीं का है, निर्मला उन्हीं का है, गोदान उन्हीं का है। यशोधरा जो है ना, यशोधरा वो प्रेमचंद्र की पुस्तक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या बात कर रहा है? अमजद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो सरोद से है। किससे है? सरोद से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं? ग्रे बुक। ग्रे बुक जो है किसी देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। वो पूछ रहा है किस देश की है। तो याद रखिएगा वो जो हो जाएगा ना, वो जापान और बेल्जियम का। ठीक है, दोनों का हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जापान और बेल्जियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या बात कर रहा है? भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कहाँ है बाबू? भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? क्या बात कर रहा है कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 2003 में। कब? 2003 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात कर रहा है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था, इसी के बारे में बात कर रहा था। केसी नियोगी। कौन सा? केसी नियोगी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन
ए इज राइट आंसर। यानी योजना आयोग का गठन जो है वो केसी नियोगी की समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कर जो होगा वो कौन सा है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, सेवा कर ये तो अप्रत्यक्ष है, ये है। सीमा शुल्क ये भी है। बिक्री कर ये भी अप्रत्यक्ष है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी उपयुक्त सभी जो है इसमें जो दिया हुआ है सारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी या बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग्रेसम का नियम हो जाएगा। किसका नियम, ये ग्रेसम का नियम है। ग्रेसम ने बोला था कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में, यानी दोनों मुद्राएं चलती है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो ये ग्रेसम का नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। यानी ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस होते हैं उसी के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि निम्न में कौन दुर्लभ जाति के उदाहरण है। किस बात में दुर्लभ जाति का बात कर रहा है कि दुर्लभ जाति के उदाहरण कौन से हैं उसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, हिम चीता जो हो रहा है ना वो दुर्लभ जातियों का आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है। किसके बारे में बात कर रहा है, कोणीय संवेग की बीमा पूछ रहा है। तो बीमा जो हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ml2t इनवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। क्या बात कर रहा है कि सदिश राशि नहीं है का बात कर रहा है। कौन सा नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है। तो बल सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। विद्युत धारिता जो है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी है तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा। क्या बात कर रहा है कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति है उसको अगर बढ़ाते हैं तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या होगा, वही बात कर रहा है। तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय मान जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या नहीं बदलता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, उसकी आवृत्ति जो होती है ना नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है। क्या बात कर रहा है, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है। किसके बारे में बात कर, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, NaNO3। ठीक है, NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। बोला कि अमर बेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अमर बेल का बात कर रहा है। तो किसका उदाहरण है, तो ये परजीवी है। किसका है, परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।